और अब बात करेंगे एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव की। तो एनडीटीवी राजस्थान कॉन्क्लेव के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि उपचुनाव के दौरान केंद्र सरकार के 10 साल और राजस्थान सरकार के 10 महीनों के कामकाज के आधार पर चुनावी मैदान में जाएंगे। उपचुनाव के सभी सीटों पर बीजेपी पर जीत हम हासिल करेंगे। सवालों का जवाब दे रहे हैं जोगाराम पटेल और कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने जो कुछ कहा उसे पूरा किया है। एसआई पेपर लीक केस को लेकर सवाल पर जवाब दिया है जोगाराम पटेल ने और कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में। और आप तीसरी बार विधायक हैं लूनी से और कैबिनेट मंत्री हैं। बड़ा चेहरा है राजस्थान सरकार का और मैं कहूं सौम्य चेहरा है। सर, शुरुआत जो हुई आपकी, बहुत साधारण परिवार से आप निकले, वकालत आपने की, सियासत का जो रास्ता है सर वो कैसे घूमा? थोड़ा सा एक शुरुआत से ब्रीफ कीजिए कि कैसे राजनीति में आना हुआ, टर्निंग पॉइंट जो है वो कौन सा रहा जिंदगी में? प्रश्न तो आपका बहुत ही गंभीर और सुसंगत भी है। इट इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर ऑल द पॉलिटिशियन। Nobody is interested in politician, but by luck or by chance we enter into politics. मैं बहुत ही साधारण परिवार से, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से, और मेरे परिवार में मेरे से पहले किसी ने 8वीं तक की परीक्षा पास नहीं की थी और पॉलिटिक्स में तो कोई सवाल ही नहीं था। हमारे ग्राम में उस जमाने में रेवेन्यू से संबंधित कुछ लिटिगेशन और कुछ ऐसे लोग भी थे जो साधारण व्यापारियों को तंग करना, उनसे कुछ वसूली करना, ऐसा कुछ चलता था। हमने धीरे धीरे, हमारे गांव में उस वक्त सिर्फ 8th क्लास तक की स्कूलें थी, उसकी ज़्यादा स्कूल नहीं थी। बिल्कुल सर। फिर हमने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लूनी से की, फिर कॉलेज में आगे जोधपुर। जब भी गांव जाते थे तो हमारे बुजुर्गों के साथ, मेरी शुरू से नेचर में उनके साथ बैठता था, तो वो कहते थे कि हमारे गांव में ही आते हैं। हमारे साहब आए थे, साहब मिस उस जमाने में स्वर्गीय पूनम संजीव बिश्नोई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लूनी से चुनाव लड़ते थे। सन 52 का 56 का उन्होंने चुनाव लूनी से ही लड़ा था। तो हमारे दिमाग में उस वक्त थी कि साहब आते हैं, साहब कुछ काम करते हैं, तो ये कोई न कोई बड़ी चीज़ है। और कॉलेज से निकलने के बाद सन 77 में और 75 से आसपास हमारा एक मोमेंट था राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन का। हमारा ये कहना था कि राजस्थान हाईकोर्ट जब फॉर्मेशन हुआ राजस्थान का, तो हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया, राजधानी जयपुर को दी गई, बीकानेर को एजुकेशन दिया गया, अजमेर को रेवेन्यू बोर्ड दिया गया, ऐसे करके फॉर्मेशन था। मुझे आज भी याद है कि वो इमरजेंसी थी, हाईकोर्ट हमारे यहाँ आ गया, जयपुर में भी आ गया। उसमें एक एजिटेशन चला जोधपुर में। एज ए लॉयर उस एजिटेशन में भाग लिया और धीरे धीरे फिर डाइवर्ट होते गए। और हमारे यहाँ स्वर्गीय राम सिंह जी चुनाव लड़ा करते थे, स्वर्गीय पूनम सिंह जी के उपरांत, और वो लगातार सन 71 से 2003 वाले इलेक्शन तक लगातार वो जीते रहे। 2000 से पहले 93 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में स्वर्गीय भैरव सिंह साहब ने हमारी एक साथी को टिकट दिया और उस हम सब न्यूली कमर्स पॉलिटिक्स में थे, यंग टीम थी, और हमको सबको वो मजाक में उड़ाते थे। पहले भी हमारा कोई स्टेटस था नहीं। फिर बहुत पब्लिक में कोई न कोई रिएक्शन हुआ और हम वो 93 वाले इलेक्शन, जसवंत सिंह साहब बिश्नोई हुआ करते थे आप नाम, फिर उसके बाद 2 बार सांसद रहे, वो जीत गए। तो उस वक्त फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। फिर 98 का हम रिपीट खा गए, फिर 2003 में बाई इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन जीत गया, तब से फिर ये सफ़र चला। इसीलिए ये एक कोई कारण नहीं हो सकता, सो मेनी कारणों से पॉलिटिक्स में आए हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की कैसी सेवा कर सकें और इस पॉलिटिक्स में भी चाहे कैसे भी परिस्थिति हो निर्भीकता से सही बात कह सकें। मना कर देते हैं, नहीं होगा ये काम।
ये पॉसिबल नहीं है। हमारे इससे कई नाराज भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आई है कि वो हमको गेन करता है। ये गलत है, ये सूटेबल टू द पब्लिक नहीं है, ये अगेंस्ट द लॉ है, ये पब्लिक के हित में नहीं है। ये पर्सनल तेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पब्लिक के अगेंस्ट में है। तो ये हम कुछ लोग हैं जो मना करते हैं। आप पे गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हम मना करते हैं कि भाई ये काम तेरा नहीं है, हम नहीं। ये आपकी पीढ़ी के जो नेता है उनमें एक साहस भी है सर, ये जो काम वो जो यू होता है वो यू कैन प्लीज यू तुरंत कैन होता भी है। यू कैन असेस इट, बट हम कोशिश करते हैं कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। और विधानसभा में हम ये कहते हैं कि नहीं, जो सही है उसको सही कहेंगे, जब इट में बी बाई एनीबडी। लेकिन बड़ा मुश्किल है सर सियासत में ये सब कहना भी। खैर उसकी भी बात करेंगे सर। और एक लंबा दौर आपने देखा है, राजनीति बहुत बदली है पिछले कुछ सालों में। 10 साल अगर केंद्र की बात करें और 10 महीने की सरकार जो अभी की बात करें सर, कैसे देखते हैं? खासतौर पे हेल्थ सेक्टर की हम बात करें। प्रश्न आपका ये भी सही है, हेल्थ सेक्टर देखें या अदर सेक्टर में। 1 या 2 मिनट का टाइम लूंगा कि आपने 10 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार और अब ये हमारा 10 महीने का सरकार आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, आज तक की जितने भी सरकार आई है, सब सरकारों ने कोशिश की होगी अच्छा से अच्छा करे, किसी ने नहीं चाहा। बिल्कुल। कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये असेसमेंट पब्लिक करती है और उसका रिजल्ट पब्लिक देती है। लेकिन मैं आपके साथ दावे से ही कह सकता हूं कि आदरणीय भजन लाल जी की पहली सरकार है, उन्होंने जितना कहा हमने उसको संकल्प का रूप दिया। हमारा अनाउंसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज संकल्प। हमने जितने संकल्प लिए उन संकल्प का पहले बजट में 35% तक अनाउंसमेंट किया। आज तक आप सब विद्वान बैठे हैं, अनाउंसमेंट होता है, धीरे 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 कर 5 साल में उसको फुलफिल करने का ट्राई होता है, फुलफिल करते भी हैं। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने बजट अनाउंसमेंट्स के नेक्स्ट डे हमारे जितने भी प्रभारी सेक्रेटरीज है उनको डिस्ट्रिक्ट में भेजा और ये कहा कि जो बजट अनाउंसमेंट है कल से इसका इम्प्लीमेंट होने की कार्रवाई प्रारंभ हो जावे। उसके नेक्स्ट डे प्रभारी मंत्रियों को भेजा और उनसे ये कहा कि नहीं, जो हमने बजट अनाउंसमेंट किया है, इस बजट अनाउंसमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राइट नाउ प्रारंभ हो जावे। और आज मैं आपके सामने ये फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमने बजट अनाउंसमेंट का जो हमारा था लैंड अलॉटमेंट से या से 40 से 60% तक का काम फुलफिल कर दिया है। और जो हमारा संकल्प थे, अनाउंसमेंट था एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको हमने लगभग 45% से 50 तक का कंप्लीट किया है। और मेयर आपको दिखे नहीं, आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाओगे, हेल्थ सेक्टर में जाओगे, 52,000 की वैकेंसीज को फुलफिल करने का सभी को टारगेट दिया है। अप टू मार्च हमको इसको फुलफिल करना है और इसके लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट्स भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल, अभी मंत्री जी बता रहे थे ये मंत्री जी बता दें, इस वर्ष हमको 1 लाख हमारे जो बेरोजगार नौजवान अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हमको 1 लाख को देना है। 30,000 एक बार दिया, 8,000 एक बार दिया, 22,000 का और कर रहे हैं। और इस साल के अंत तक हम 1 लाख से अबव यूथ को गवर्नमेंट सर्विस देंगे और 5 साल में 4 लाख को गवर्नमेंट सर्विस देंगे। ये कमिटमेंट है और कमिटमेंट का जो हमारा कैलेंडर जारी हुआ है सर्विस देने का, उससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कमिटमेंट कितना है। हमारा एमएसपी बढ़ाना हो, पेंशन बढ़ाना हो, फील्ड सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, सारे जो हमने फुल अमेंडमेंट किया वो सारे के सारे विद इन फुल करते हैं। तो हमारा कमिटमेंट टू द पब्लिक जो है, हमारा मोदी जी ने कहा है जो हमने कहा है वो पूरा करेंगे और जो पूरा करेंगे वही हम कहेंगे। लेकिन सर 10 महीनों के कामकाज की पहली बड़ी परीक्षा, अभी 7 सीटों के उपचुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के लिए भी एक बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। आपको लगता है कामकाज पर जनता मोहर लगाएगी? स्वाभाविक है कि जनता, आप सब किसी सरकार का आंकलन किसी इलेक्शन से, पब्लिक फीलिंग से करते हैं। और ये जो 7 बाई इलेक्शन राजस्थान में है, ये बाई इलेक्शन हमारे लिए गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं रहती है। एक इलेक्शन खत्म हुआ, वो दूसरे इलेक्शन की तैयारी में पहले से ही लग जाती है और बाई इलेक्शन का पता नहीं लगता है बाई इलेक्शन है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आज
पहला स्टेप था हमारा सिंबल या कैंडिडेट तय करना, और वो अच्छा किया काम आपने। बाई एंड लार्ज हमारे कैंडिडेचर को पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है बिल्कुल। कि भाई नहीं, कैंडिडेचर तो ठीक है। सेकंड, हमारे कैंडिडेचर के उपरांत भी थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, हमने उसको हमारे कार्यकर्ताओं को मना करके टाइम पे किया, आज हमारी तारीख में नहीं। और थर्ड, हमारी पार्टी में हमारे जो वर्कर्स है उन वर्कर्स को 1 to 1 फील्ड टू फील्ड और बूथ टू बूथ किस तरह से हम पब्लिक को हमारे कमिटमेंट के आधार पर, हमारे बजट अनाउंसमेंट के आधार पर, हमारे वर्क के आधार पर हम कैसे उनका दिल जीते, और हम जिसको हम कहते हैं विकास के आधार पर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और मैं आज मेरे सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी के वर्कर्स, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अनाउंसमेंट, बजट की प्रोग्रेस रिपोर्ट, बजट, और इन सब आधारों पर मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में जो वातावरण है उससे स्पष्ट लगता है, और हमारे कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत के आधार पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम साथ की साथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कमल का फूल खिलाएंगे। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर जो कमेटी बनी या फिर जिलों की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी, एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स खोल दिया आपने कि सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है दोनों ही मसलों को लेकर, और दोनों ही कमेटियों में आप हैं। हमारी जो कमेटियां बनी हैं, जिलों वाली मैं नहीं हूं, लेकिन जो दूसरी वाली कमेटी है उसमें मैं हूं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। उस कमेटी में हमने जितना मटेरियल इकट्ठा किया, एसआईटी गठन, वीके सिंह जी जो हमारे इसके लीड कर रहे हैं, उनके जो मटेरियल इकट्ठा किया, एक्सपर्ट की रिपोर्ट, लीगल ओपिनियन, जो ऑलरेडी सर्विस में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके पेरेंट्स जो आए वो खुद आए, जिन्होंने ये कहा, एलिगेशन लगाया कि नहीं ये इसमें बिल्कुल घपला हुआ है, पेपर लीक हुआ है वगैरह वगैरह, उनकी सबकी, उन सब को व्यूज़ हमने सुने। कमेटी का काम ये था कि इनकी इतना मटेरियल इकट्ठा करें, जो भी सरकार निर्णय करे उनके पास जस्टिफाई हो निर्णय का। लेकिन 6 महीनों की कामकाज वाली कमेटी में भी आप 1 by 1 जी, और उस जो एसआई भर्ती वाली परीक्षा में जो हमने मटेरियल इकट्ठा करके सरकार को दिया है, और हमने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट हुए उन सब का जो कलेक्शन करके सरकार को दिया है, तो सरकार को इसमें निर्णय करने में सुविधा रहेगी। अब जहाँ 6 महीने की भर्ती, मैं आपको ना बताऊँ, अभी हमारे को 8 महीने करीब, लगभग 8-9 महीने हमारे सरकार को बने हुए हैं। बिल्कुल। इसमें से 3 महीने आप हमारे आचार संहिता वगैरह का निकालते हैं तो हमारे पास टोटल 5 या 6 महीने हैं। और इन 5 और 6 महीने में 6 मंथ वाली कमेटी में हमने 85% सारे जो डिसीजन थे उनको रिव्यू कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ मान लो 20% केसेज बचे हैं। 20% केसेज में वो केसेज हैं जिनमें इस सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार ने जाते जाते विद इन वीक, मैक्सिमम केसेज में विद इन 350 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने विद इन वीक में सारा अलॉटमेंट फाइनल कर दिया। आज एप्लीकेशन, कल सैंक्शन, कल फला वो वगैरह। तो मैक्सिमम वो केसेस बनते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल केस है। और दूसरे, एक आपके खुद के डिपार्टमेंट का केस है, बहुत शॉर्ट पीरियड में 300 करोड़ लोन लेने का निर्णय लिया। सेकंड, विद इन वीक 300 का 600 करोड़ हो गया। फिर उसमें से एक्सपेंडिचर सिर्फ 94 करोड़ का हुआ, 300 करोड़ विड्रॉ कर लिए, वो कहाँ गए। तो ऐसे बहुत 20% केसेस बचे हैं जिनको हम 1-2 मीटिंग में फाइनल कर देंगे। सरकार एक्शन ले रही है सर, और सीरियसली एक्शन लेगी। यू प्लीज़, मैं आपकी मार्फत आम पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, और आपकी मार्फत क्योंकि आपका मैक्सिमम नेटवर्क है आम पब्लिक में, इसमें जो सही काम है उसको मैं अप्रिशिएट करते हैं, और जो पॉलिटिकल कलर देकर के गलत काम है उसकी अनुसार रिपोर्ट होगी, और जो पब्लिक हित में नहीं है और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए किए हैं, अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन भी होगा। क्योंकि जनता में एक परसेप्शन है कि कमेटियां तो केवल दिखावे के लिए बनती है, एक्शन क्योंकि होता नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा रहा है, इसीलिए जनता का परसेप्शन हो सकता है। हम इस परसेप्शन को तोड़ेंगे और जनता के सामने ही रखेंगे कि जो कमेटी बनी है, अभी तो 6 मंथ भी कमेटी को नहीं हुए, हमारी कमेटी को बने हुए 2 और 3 मंथ हुए, और हम विद इन 15 डेज या जो भी हमारा, ये भी इलेक्शन आ गया, अब आप समझे कुछ डिसीजन हम नहीं ले सकते। बाई इलेक्शन हो गया, आचार संहिता लग गई, फिर कहेंगे ये इस वजह से डिले होने का कारण हो सकता है। बाकी विद इन टाइम
बहुत वेरी वेरी शॉर्ट टाइम और पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जितने भी डिसीजन है उसका निर्णय करेंगे। सर आखिरी सवाल, राइजिंग राजस्थान पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, कितना बड़ा गेम चेंजर है ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें, रोजगार के लिहाज से देखें तो? किसी भी देश और प्रदेश का विकास अनेक कारणों से होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिक विकास। और जिस देश और प्रदेश का औद्योगिक विकास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक सुदृढ़ और विकसित प्रदेश या देश गिना जाता है। राजस्थान में भी एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो भी अपना आप इम्पोर्टेंट सेक्टर है, पर उससे भी ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है। इंडस्ट्री सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, जीडीपी बढ़ाने के लिहाज से हो और किसी कारणों से हो। आज दिन तक सभी सरकारों ने रिसेंट राजस्थान, राइजिंग राजस्थान वगैरह वगैरह जो भी किए करना चाहिए कि, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने अनेक एमयू किए, लेकिन ऑन ग्राउंड सिर्फ 16% आए, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं आए। और इस बार अभी तक हमने मैक्सिमम जितने भी हमारे अनाउंसमेंट हम हो रहे हैं उसके एमयू करके उस 11, 12, 13 तारीख को जाने से पहले लगभग 85% तक एमयू होकर के उसको ग्राउंड पे ला करके हम अनाउंस करेंगे। और ये हर फील्ड में हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है एनर्जी सेक्टर, चाहे विंड पावर हो, चाहे सोलर पावर हो और एनी अदर सेक्टर हो, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि 2027 तक हम हर किसान को उसकी आवश्यकता अनुसार 6 से 8 घंटे दिन में बिजली देंगे। हमारी जितनी इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज को पर इसकी रिक्वायरमेंट हम बिना इंटरप्शन के बिजली देंगे। हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर का जो हमारा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको 24 आवर्स बिना इंटरप्शन के हम बिजली देंगे। तो हम उसको अगर बढ़ाएंगे नहीं, बिजली को पैदा नहीं करेंगे तो देंगे कहाँ से? पूर्ववर्ती सरकार के आंकड़े आप तो बहुत जानकार हैं, आंकड़े इकट्ठा करना, कितनी उन्होंने बिजली का उत्पादन किया और कितनी सप्लाई किया। और इसी वजह से हमको ये ट्रबल झेलनी पड़ रही है अभी कि बिजली बिना उत्पादन किए ही बिजली सप्लाई का जो उन्होंने मानस बनाया था उन्हीं, हम जितनी बिजली उत्पादित करेंगे वो सरप्लस स्टेट में ला करके हमारे टाइम में हम छोड़ेंगे। और इसीलिए राइजिंग राजस्थान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे सीएम साहब का कमिटमेंट है, चाहे वो विदेश यात्रा से संबंधित हो, हमारे दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में जानो, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी लगे हैं और दूसरे हमारे सब लोग लगे हुए हैं। राइजिंग राजस्थान को हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में एक विकसित प्रदेश की स्टेज पर लाकर खड़ा करे, ये हमारा कमिटमेंट है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया जोगाराम पटेल, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई है। चुनाव एक बड़ी परीक्षा सरकार के लिए, 10 महीनों का कामकाज टेस्ट भी होगा और पूरी सरकार की कोशिश, संगठन की कोशिश की वो इस परीक्षा में खरा उतरे। और कई सारे मुद्दे हैं, कई कमेटियां बनी हुई हैं पिछली सरकार के कामकाज के लिए, एसआई भर्ती के लिए या फिर जिलों के पुनर्गठन के लिए सरकार काम कर रही है और मंत्री जी ने भरोसा भी दिलाया है। वन लाइन जी, आगामी 2 दिन के 1 दिन के बाद दीपावली है, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप पब्लिक हेल्थ में भी एनडीटीवी इंडिया खूब वर्क करती है, बहुत पॉपुलर आपके नेटवर्क से मैं पूरी दीपावली की आपकी मार्फत सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ, जिसको हम हैप्पी दीपावली कहते हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और आपके सारे नेटवर्क को भी खूब खूब बधाई देता हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे वर्क जिस वर्क से आप, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या राजस्थान के डेवलपमेंट का सेक्टर हो, एनडीटीवी इंडिया ने जो इंटरेस्ट लिया है उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और दीपावली की आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर।